नमस्कार। साल 2014 के महाचुनाव अपने निर्णायक दौर में हैं। बस कुछ चंद जो चरण हैं उनकी पोलिंग बाकी है, जो लास्ट फेजेस हैं उनकी कुछ पोलिंग बाकी है और उसके बाद पूरे देश को इंतजार रहेगा 16 मई का, जब लोगों ने, मतदाताओं ने जो ईवीएम पे बटन दबाए थे उसका नतीजा सामने आएगा और तब यह तय होगा कि देश की अगली सरकार कौन बनाएगा। अगली सरकार कौन बनाएगा यह अभी कहना मुश्किल है, आकलन है, अटकलें हैं, लेकिन एक बात सभी मानते हैं, वो ये कि इन चुनावों में एक व्यक्ति ने, एक नेता ने चुनाव प्रचार जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से अगर डोमिनेट किया है तो वो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, दावेदार श्री नरेंद्र मोदी। और आज हमें बहुत खुशी है, श्री नरेंद्र मोदी जी आज डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी। डीडी न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मोदी जी, जब हम आ रहे थे यहाँ पे आज सुबह तो एक बोर्ड लगा देखा मैंने गांधीनगर में, दिल्ली 904 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली 904 किलोमीटर है। दिल्ली कितनी दूर है अभी आपके लिए? इट डिपेंड्स किस व्हीकल से जा रहा हूँ। आप जनता के समर्थन का आपके पास वाहन है, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या भरपूर समर्थन मिल रहा है? चुनाव के जितने दौर हुए हैं जी, उसका अगर मैं बारीकी से अध्ययन करूं, क्योंकि मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूं, और मैं साफ मानता हूं कि चुनाव एक तरफा हो गया है। सत्ता दल, कांग्रेस पार्टी के उनके साथी करीब करीब मैदान छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये आमतौर पर बुरे से बुरे दिन हो तब भी कभी कोई राजनीतिक दल में होता नहीं है जी। इसी से लोगों को एक सिग्नल चला गया कि भाई ये अब मलाई मिलती है तब तक तो रहने को तैयार है, लेकिन मुसीबत आती है तो झेलने को तैयार नहीं है। इससे जनता में एक स्ट्रांग मैसेज गया है कि भाई कांग्रेस डूबती नहीं है। दूसरा, उनके चुनाव प्रचार के सारे अलग अलग तबके हैं। डे वन से उन्होंने मोदी सेंट्रिक चुनाव बना दिया। उन्होंने बनाया, आप ही कहते हैं? वो कहते हैं आपने मोदी सेंट्रिक मैं आपको चुनाव। समझाऊं। जब भारतीय जनता पार्टी में चर्चा चल रही थी कि मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, वो तो बीजेपी का अंदरूनी मामला था, घोषित करे या न करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बयान आया कि हम चाहते हैं कि मोदी को जल्दी से घोषित करें जी, ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि देश मोदी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर चुनाव हमारा एक तरफ। ये कांग्रेस के बयान आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, आप उपयोग कर सकते हैं। जब तय हो गया तो उन्होंने महफिल का माहौल बनाया कि हाँ वाह बढ़िया हो गया, अब हमारे लिए एकदम से लकीर, मैंने मक्खन पे लकीर करने वाला मामला हो गया, ऐसा उनको लगा। फिर थोड़े दिन के बाद उनको लगा कि नहीं जरा और चेंज करो, तो बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है गुजरात के बार मोदी नहीं चलेंगे। ठीक है, बीजेपी वाले नाचते हो, चारों तरफ हमारी रैलियां होने लगी तो उनको ये परेशानी हो रही है, भाई क्या बात है, तो होने लगा है। तो फिर उन्होंने चलाया कि मोदी बुजुर्गों का अपमान करते हैं, टिप्पणी करते हैं, फलाना करते हैं जी। और उनके वरिष्ठ नेता जिनके भरोसे उनकी सारी इलेक्शन कैंपेन है, उन्हीं के भरोसे उनको ये करना पड़ा। तो ये एक के बाद एक कदम। अभी भी देखिए आप, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। 10 साल से वो सरकार चला रहे हैं। महंगाई का वादा किया था, पूरा नहीं किया, जवाब नहीं दे रहे, चर्चा नहीं कर रहे। 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। निर्भया फंड का 1000 करोड़ रुपया लगाया था बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर जी, 1 नया पैसा खर्च नहीं किया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जवाब नहीं दे रहे। और जब चुनाव होता है तो जिस सरकार के लिए चुनाव होता है उस सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जनता को जवाब देना चाहिए। मोदी वाली बात उनकी ज्यादा अब
चलती नहीं, क्योंकि प्रजा मोदी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है, साफ दिखता है। तो फिर अब गुजरात पे शिफ्ट किया है उन्होंने। नहीं, पर अभी भी आपके ऊपर निजी हमले लगातार हो रहे हैं और खास करके अब तो प्रियंका गांधी मैदान में हैं और वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही हैं, आपकी सरकार को। आप देखिए, मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ। इन आरोपों को या प्रियंका गांधी? मैं दोनों चीजें जी। बता देता हूँ। मैं इन बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी। और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए कि आखिर बेटी बेटी है, माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए। पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहें, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। इससे भी 10 गालियां और देगी तो भी बेटी बेटी है, उसके प्रति नाराजी नहीं हो सकती। पर प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो बात चल रही है, बीजेपी कह रही, दावा कर रही है कि देश में मोदी लहर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई लहर नहीं है, तो सिर्फ मीडिया क्रिएशन है। देखिए, जो एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं ना, उनको बाहर की हवा का पता ही नहीं होता है। जी। कभी पता नहीं होता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जिनको कभी चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है। जिनको जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है, अब उनको लहर का पता नहीं चलेगा, हवा का रुख का पता नहीं चलेगा, धूप का भी पता नहीं चलेगा, ताप कितना तेज हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बयान, वो जहां बैठे हैं तो उनकी जितनी रीच है उस हिसाब से उन्होंने कहा होगा। थोड़े बाहर निकलेंगे तो हो सकता है शायद दूसरी बात कहें। पर मोदी जी, जब आपको 13 सितंबर को जब ये बीजेपी ने ऐलान किया कि आप उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, उसके बाद के आपके लगातार जो भाषण थे, उससे ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होगा और आप भी बार बार डेवलपमेंट की बात करते थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे। लेकिन अब पिछले 7 महीने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पर्सनलाइज चुनाव हो गए हैं। एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों की, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर लड़े जा रहे हैं, उनके बयानों पर लड़े जा रहे हैं। ऐसा आपको दुख होता है कि मतलब मुद्दे से कहीं भटक रहा है चुनाव? पहला देखिए, कल का मेरा आखिरी भाषण है अमृतसर का। जी। पूरा भाषण देख लीजिए और मैं चाहूँ कि दूरदर्शन मेरे भाषणों का एनालिसिस करे कि पूरा विषय में, चुनाव के मैदान में एक ही सभा दे रहा हूँ अमृतसर को, और कोई भी पॉलिटिकल छिटाकशी बिना डेवलपमेंट का दिशा क्या हो, अमृतसर को कैसे डेवलप करे, पूरा विषय बोल के मैं आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान के एक भी मीडिया में वो नजर नहीं आता है, लेकिन वहां कहीं कुछ और बोल दिया होता जी, तो आप लोगों को सोना चांदी मिल जाती। पर खबर ये आ रही है कि अब कांग्रेस ऐसे विकल्पों पर विचार कर रही है कि कैसे मोदी जी को दिल्ली आने से रोकना है। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। थर्ड फ्रंट के नेता बयान दे रहे हैं कि हम मोदी जी को रोकने के लिए किसी के साथ हाथ में नए गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही है, वामपंथी कर रहे हैं। आपको ये सब कैसे लगता है? मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सटीक सवाल पूछा है, और वो भी दूरदर्शन ने पूछा। जी। मैं दूरदर्शन को अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल आपका एनालिसिस 1000% सही है, 1000% सही है, क्योंकि कांग्रेस और यूपीए के लोगों के पास शुरू में उनका चुनावी रणनीति का हिस्सा ये था कि दोबारा सरकार में आना। बाद में ध्यान में आया कि मेल नहीं बैठ रहा है। फिर उनका इरादा ये था कि बीजेपी अलग थलग हो जाए, एनडीए का रूप स्वरूप न बने। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में 25 दल का प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ हुआ, तो वो भी उनका गड़बड़ा गया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि चलो हम तो नहीं आते हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट, हंग पार्लियामेंट, कंफ्यूज पॉलिटिकल कैंपेन, इस पर चले जाए। जी। वो भी वो डिरेल नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की। तो पहले सरकार बचाने के लिए लड़ रहे थे, उसके थोड़े दिन के बाद वो एनडीए की ताकत न बढ़े इसके लिए लड़ रहे थे। उसके बाद वो सोच रहे थे कि अच्छा होगा
हम कुछ कर लें। अब उनका जो आखिरी स्टेज आया है, क्योंकि जितने दौर के मतदान हुए, इन मतदान के दौर में दो चीजें साफ हुई हैं। अब तक जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने दिल्ली सरकार का जाने का काम पूरा कर दिया है। माँ बेटे की सरकार अब नहीं रहेगी, वो जाएगी। दूसरा काम किया उन्होंने, नई सरकार की नींव उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। इसलिए अब उनका, मुझे जैसे राजनीति की समझ आती है उनको भी आती है। उनके पास तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हर सीट का डेली रिपोर्ट देता है। उनको भी मालूम है कि अब वो गए हैं। अब उनका इरादा ये है कि ठीक हम तो गए, लेकिन तुम्हें आने में दिक्कतें कैसे कैसे पैदा हो, अब वो रास्ता उन्होंने रणनीति शायद अपनाई। तभी आपने कहा कि आपका हल तलाश रही है और कांग्रेस। उसमें उनकी कोशिश ये है कि किसी भी हालत में सरकार बने तो भी मरी पड़ी बने, ढीली ढाली बने, कम सीटों वाली बने, तो हम 5 साल में उनको परेशान करते रहेंगे, जैसी कांग्रेस की आदत है। मेरा विश्वास है उनका ये आखिरी दौर का स्ट्रेटेजी भी शायद काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मोदी जी, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक रणनीतिक तरीके से स्ट्रैटेजिकली ये वो करती है कि एक मॉडरेट फेस हो, एक हार्ड लाइनर फेस हो, इसका कॉम्बिनेशन रखती है। पहले अटल जी मॉडरेट फेस थे, अडवाणी जी को हार्ड लाइनर माना जाता था, अडवाणी जी का उसके बाद स्टैंड चेंज हुआ, जिन्ना की मजार पे गए, उसके बाद उनको लोग मॉडरेट कहने लगे, आपको हार्ड लाइनर कहने लगे। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बदल रहे हैं, वो जो है अपने जो नेता बयान देते हैं, गिरिराज जी का बयान हो, किसी का बयान हो, आप उसको खंडन करते हैं, ऐसे बयान नहीं, तो आप मॉडरेट हो रहे हैं। अब होड़ ये लगी है कि आपका हार्ड लाइनर चेहरा कौन हो, अमित शाह जी हो या फिर गिरिराज जी हो, तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली होता है? मैं समझता हूँ हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पंडितों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने और गर्मा गर्म जो न्यूज ट्रेडर्स न्यूज ट्रेडर जी। वे लोग का एक माइंडसेट बन गया है, और इसलिए वो हर चीज को वो अपनी जो निश्चित फ्रेमवर्क है उसी में फिट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये पिछले 40 साल से चल रहा है। जैसे अटल जी को कहते थे बहुत ही महान व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में। तो ऐसे ही एक ही प्रकार की उनकी जो शब्दावली है, उसमें समय समय पर वो लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। तो ये इस शब्दावली को लेकर के जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनका ये खेल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर समझना है तो उनके प्रस्ताव क्या है इतने सालों में, उनकी सभी नेताओं की अधिकृत वाणी क्या है, सरकार में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, संसद में उनके स्टैंड क्या है, इन सब का एनालिसिस करोगे और फिर देखोगे तो भारत के संविधान को समर्पित अगर कोई दल आज टॉप पर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मोदी जी, एक चीज है कि आपको लगता है कि आप बदले हैं, जैसे आपने कहा कि एनालिसिस करो, अगर आपके चुनावी भाषणों का जो गुजरात में आप चुनाव लड़ते थे, अगर उनका एनालिसिस करो, मैंने कुछ सभाएं आपकी अटेंड करी थी, तो वहां पर कई बार आप मियां मुशर्रफ जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक जो लोग मुसलमान समाज की परंपराओं को जानते हैं, उसमें मियाँ शब्द बहुत ही सम्मानजनक है। बीबी भी अपने पति को मियाँ साहब कहती है। मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने एक सम्मानीय शब्द को इतना बुरा क्यों बना दिया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 2002 में मुझे मियाँ मुशर्रफ को याद क्यों करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के फोरम में, जो फोरम जिस काम के लिए नहीं था, यूनो में मियाँ मुशर्रफ ने गुजरात के मसले पर अनाप शनाप भाषा बोली। मैं मानता हूं कि गुजरात को उनको वहां पर गाली देने का कोई हक नहीं था, किसी देश में इंटरफेयर करने का हक नहीं था। तो मेरा ये दावा, मेरा जिम्मा बनता था, मेरे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा जिम्मा बनता था कि दुनिया की कोई ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, मेरे देश पर उंगली नहीं उठा सकती, मेरे राज्य पर उंगली नहीं उठा सकती,
और इसलिए मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लोक जागरण किया। इसको हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन से जोड़ते नहीं है, ये देशभक्ति का मसला है। पर अहमद पटेल जी को लोग पॉलिटिशियन की तरह, आपने उनको मियां अहमद पटेल चुनाव में कहा कि भाई। आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस में मेरे जो बहुत अच्छे कुछ मित्र हैं उसमें अहमद भाई रहे हैं जी अभी नहीं है, अभी शायद उनको कांग्रेस में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मेरे से बहुत दूर भागते हैं। जी। अब तो फोन भी नहीं उठाते, पता नहीं उनकी क्या पहले आपकी फोन पे बातें होती थी उनसे लगभग? नहीं, मैं उसके घर खाने जाता था भाई। अच्छा। अच्छी दोस्ती थी और व्यक्तिगत नीति मेरी अच्छी दोस्ती रहनी चाहिए, मेरा मत है। बिल्कुल। और आप लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग उनको कभी अहमद भी नहीं कहते, बाबू भाई कहते हैं। हाँ हाँ ये बाहर मालूम नहीं है जी। हमारे लिए अहमद भाई बाबू भाई है। हाँ। सालों से हम लोग उनको बाबू भाई के रूप में ही जानते थे। तो लेकिन कैसे सार्वजनिक जीवन में जी। उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनके इलाके में देना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मैं जब बोलता हूँ तो मैं वहाँ बाबू भाई बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और मियाँ साहब कहना वो एक बहुत ही सम्मानीय शब्द है, तो मैं सम्मानीय शब्द प्रयोग करता हूँ। आपके मित्र बहुत है, जैसे आपने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक आपके मित्र शरद पवार साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की स्वीकार्यता कम है तो राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनकी स्वीकार्यता आपसे ज्यादा है। आपके मित्र हैं शरद पवार साहब, जो मित्र ऐसा कहते हैं। एक तो मुझसे वो काफी वरिष्ठ है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनके हिसाब से। ये बात सही है कि मेरा उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, आज भी है, आज भी है। लेकिन उनके और हमारे राजनीतिक विचार बिल्कुल भिन्न है। अब वो चुनाव के मैदान में है, तो ये जो कांग्रेस और यूपीए की स्ट्रेटेजी है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, भले अब सरकार बने एनडीए की, लेकिन मजबूत ना बने, बने तो हो हल्ला वाला बने, इसके बीच तो बोने पड़ेंगे ना। तो बीज बोने का काम शरद पवार का वहाँ चुनाव पूरा हो गया, तो क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में तो मोदी को गाली देकर के कुछ निकलना नहीं था, तो चुनाव पूरा होने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया है। लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मोदी जी में बदलाव आया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी अब जिस तरह का स्टैंड लेते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा बदलाव दिखता है उनकी लाइन में कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ कि ये मूल्यांकन जो है ना वो सही नहीं है। जी। इसलिए क्या किसी ने मोदी का थरो चेकिंग किया है जीवन का, पूरी यात्रा में मोदी ने कब कब क्या स्टैंड लिए? गंगा जमुनी संस्कृति की आपने बात करी अभी बनारस में, लोग कहते हैं कि आपने पहले तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात आप। यही तो मैं कहता हूँ। हाँ। अब मेरे शब्दों को अब नोटिस करते हैं, पहले नहीं करते। तो प्रॉब्लम आपका है जी। ये मैं बचपन से बोल रहा हूँ, हाँ। यही सीखा हूँ, और इसलिए मुझे जहाँ जहाँ अवसर मिला हमने यही बातें कही है। अब ये क्या है कि अब आपके ध्यान में आता है कि ऐसा बोला, अब वो चीज मैं कई वर्षों पर बोला होता हूँ। तो मैं बहुत वैचारिक से बहुत क्लैरिटी वाला इंसान हूँ, मैं दबावों में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मोदी जी में बहुत जो विवाद आपको लेके इतने सालों में, उनमें नहीं जाऊँ, लेकिन एक बात इन चुनाव से जुड़ी वो जरूर उठाना चाहूंगा, क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई कम्युनल लाइन पे डिवाइड करने की बात होती है चुनाव को। आपने एक मुद्दा जो उठाया, पिंक रेवोल्यूशन कहा, लोगों ने कहा कि भाई वो मुद्दा जो है मोदी जी ने उठाया वो कहीं ना कहीं, हालांकि उसमें ये भी बात है कि 20,000 करोड़ की कैटल इंडस्ट्री है, जो मीट इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। गुजरात में फिक्की डेटा देता है कि आपके राज्य में जो है कैटल जो मीट एक्सपोर्ट था वो 10 साल में दोगुना हो गया है। फिर आप इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? एक तो ये सारी जानकारियां गलत है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, ये चीजें भारत सरकार की नीतियों से संबंधित है, गुजरात सरकार की नीतियों से संबंधित नहीं है। तीसरी बात, ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? मान लीजिए किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति का कहीं एक फैक्ट्री चल रहा है और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है, क्या सरकार ने एनवायरनमेंट को एड्रेस करना चाहिए कि कास्ट को एड्रेस करना चाहिए? तय कर लीजिए। मुझे बताइए, अगर हमारे देश में महात्मा गांधी जीवन भर गौ रक्षा के लिए लड़ते रहे, बोलते रहे, क्या महात्मा गांधी किसी समाज से बैर लेना चाहते थे क्या? क्या उनका किसी विशेष समाज के प्रति गुस्सा था क्या? विनोबा भावे, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी,
आमरणांत अनशन किया था गौ सुरक्षा के लिए। क्या विनोबा जी किसी समाज विरोध के दुश्मन थे क्या? और इसलिए हर चीज को सांप्रदायिक रंग के रंग में रंगने वाले जो लोग हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। और मेरा जहां तक विषय है, मैं वो बात नहीं बोला हूं जो विनोबा जी बोले हैं, मैं वो बात भी नहीं बोला हूं जो महात्मा गांधी बोले हैं। मैंने ये कहा है कि देखिए, हिंदुस्तान में हमारा जो ट्राई कलर है ना, तिरंगा झंडा है जी, वो तिरंगे झंडे के 3 रंग है और 3 रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। ग्रीन देश में दूसरी हरित क्रांति होना जरूरी है। व्हाइट देश में श्वेत क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। और तीसरा सेफ्रॉन, इस देश में सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। और जब मैं कहता हूँ सेफ्रॉन तो मुझे मालूम है इतना टुकड़ा लेकर के जी। पूरे देश में आप बवाल खड़ी कर नहीं तो सकते हो। आप बताएं सैफरन जी। नहीं जी सेफ्रॉन का मतलब आपको मालूम होगा, सारी दुनिया में जी। ऊर्जा का रंग सेफ्रॉन माना गया है। भारत ने एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये ऊर्जा की क्रांति है, सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन है। तो भारत के 3 कलर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारा ध्यान होना चाहिए जितनी जमीन है उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हमारी श्वेत क्रांति का मतलब है हमारा गांव, उसकी इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का, दूध उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है। खेती के काम में भी पशु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फर्टिलाइजर में भी पशु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पशु के मरने के बाद भी पशु एक इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत की इकोनॉमी में पशु का बड़ा महत्व रहा है। ये पशु वो पशु मेरा विषय नहीं है, मेरा मत है। और इसलिए आज जैसे किसी की जमीन ले लो तो तत्काल को तो किसान को बहुत पैसे मिल जाते हैं जी, दे भी देता है, लेकिन जिंदगी का उसको मैनेजमेंट आता नहीं और 2-4 साल में सब खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर किसान से पशु ले लिया या गांव में पशुपालकों से पशु ले लिया, तत्काल तो पैसे मिल जाएंगे, बाद में वो भूखा मरेगा। मुझे अभी एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लड़का मिलने आया था, वो विदेश से आया है। उसने कोई 200 गांवों का रिसर्च किया है। गुजरात में कि देश भर में? नहीं, उत्तर भारत। अच्छा जी। 6-7 राज्यों में किया। और उसने देखा कि ये पशु के कटने के कारण वहाँ के कितने परिवार तबाह हो गए हैं, गांव की इकोनॉमी कैसी ध्वस्त हो गई है। बड़ा गहराई से अध्ययन किया है। और इसलिए सरकार का काम होता है कि लंबे समय की सोच के साथ करना चाहिए कि भाई इससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। और इसलिए इन चीज़ों को इस प्रकार से सांप्रदायिकता के रंग से कभी नहीं रंगना चाहिए। तो क्या मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे ऐसा अगर मैंने आप नहीं सब? कहा, जी। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए, आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ, जी ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। जिसकी जो आदत है उस आदत के अनुसार समाज में और लोग गरीबी में जीते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने समझना चाहिए और समझ करके हमको सोचना चाहिए। मोदी जी, आपने देश के लोगों की खास करके जो गरीब हैं उन सबकी एक तरह से उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। जहां देखो फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह लोग आजकल मजाक में भी कहने लगे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि चुनौतियां वही हैं, सिस्टम वही है। बीजेपी के लोग उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे, कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। आम आदमी सोचता है कि उसको भरपेट रोटी मिलने लगी, महंगाई कम हो जाएगी। इतनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, कभी आपको लगता है इतनी उम्मीदों का बोझ आपके कंधों पर है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? देखिए, उम्मीदों का कारण मोदी नहीं, उम्मीदों का कारण जो भयंकर निराशा देखी है लोगों ने। आप एक बंद कमरे में घंटों से बैठे हैं,
और एक छोटी सी खिड़की से भी हवा आ जाए तो जिंदगी में आशा भर जाती है। आज स्थिति है कि इतनी निराशा का माहौल है, तो लोगों को लगता है यार कहीं से तो कुछ अच्छी बात नजर आ रही है। उससे वो लगता है कि यार वहाँ हुआ तो मेरे यहाँ हो सकता है। कोई जाके कहे बनारस में कि मैं गंगा ठीक करूंगा, कोई नहीं मानेगा। मोदी कहेगा तो मानेंगे। क्यों? मोदी का साबरमती रिवर फ्रंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, करके दिखाया है। अगर करके दिखाया है तो लोगों को भरोसा होता है। तो कपिल सिब्बल साहब ने कल ही कहा, उन्होंने कहा कि अरे साबरमती तो पहले भी बहुत बढ़िया था, उसका इस तरह की स्थिति थी। मैं नहीं कह रहा, कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं जाहिर तौर पे। कपिल सिब्बल साहब जैसा बुद्धिमान इस देश में हाँ। मैंने तो अभी तक कोई देखा नहीं। दो रत्न ही है हमारे प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में, एक चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब। वे आइडियाज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं। झूठ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री चलती है। उनको पता नहीं है कि गुजरात में साबरमती नदी में सर्कस चलते थे, और गुजरात में जो बच्चे आज 12 साल के हैं, उनको अगर आज से 2 साल पहले 5 साल पहले ऐसे लिखने के कहते थे साबरमती पर निबंध रखो, क्योंकि गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो निबंध में क्या लिखते थे कि साबरमती रिवर बहुत अच्छी है, बालू के ढेर हैं, सर्कस चलता है, सर्कस देखने का मजा आता है, गधे बहुत आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए हम साबरमती में जाते हैं। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि नदी में पानी होता है। मुझे किसी ने एक दिन चिट्ठी लिखी थी कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ स्कूटर पे जाता था, तो ब्रिज पे जाता था, ये ऊपर क्यों बनाया रास्ता, ये ऊपर क्यों बनाया? तो बाप कह रहा था नीचे से नदी है। तो बोले नदी तो पानी होता है, तो यहाँ कहाँ नदी है, आप झूठ बोलते हो। ये मैंने पूरा अखबार में माँ बाप बेटे का डायलॉग पढ़ा है। अगर कपिल सिब्बल साहब को इतना प्राथमिक नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा? लेकिन गुजरात मॉडल की जब बात होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि भी गुजरात, तो बार बार कांग्रेस भी बात कहती है कि गुजरात तो पहले से बहुत आगे स्टेट था, और अगर इतिहास भी देखें तो गुजरात देश के संपन्न और बढ़िया राज्यों में से रहा है। तो गुजरात मॉडल की अगर बात होती है तो वो उसका श्रेय सिर्फ मोदी जी को क्यों मिले? वो तो बहुत सारे लोगों को श्रेय का जाता है। बहुत अच्छी बात कही। मोदी क्या कहता है? मोदी की तो बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? जी। मोदी ने डे वन से यही कहा है कि गुजरात जो भी है वो 6 करोड़ गुजरातियों के पसीने के परिणाम है। ये मोदी कह करके थक गया। दूसरी बात है कि ये कहना कि पहले गुजरात ये था और आज हुआ वो गलत है, तो पहले कांग्रेस तय करे। नंबर 1, वो मानते हैं कि गुजरात आगे बढ़ा है, उसी में उनको कंफ्यूजन है। वो कहते हैं नहीं बढ़ा है, फिर कहते हैं मोदी ने नहीं बढ़ाया, फिर कहते हैं मोदी झूठ बोल। कभी वो गुजरात आगे बढ़ा स्वीकार करते हैं, लेकिन मोदी को स्वीकार नहीं करते हैं। कभी वो कहते हैं गुजरात आगे ही नहीं बढ़ा। तो कांग्रेस खुद बहुत कंफ्यूजन में है। लेकिन मैं बताऊं, गुजरात में भयंकर भूकंप आया। उस भूकंप के बाद दुनिया मानती थी गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। आज जाकर के देखिए क्या हुआ। मैं जब गुजरात में आया तो मेरे गुजरात में लोगों ने मेरे से क्या मांग की। 2001 में मैं आया तो मुझे गुजरात के लोग कहते थे मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाने समय तो बिजली दो। आपके गुजरात में जो दूरदर्शन के स्टाफ के लोग हैं उनको पूछो जी। खाने के समय बिजली नहीं थी। मेरे यहाँ बच्चों का एग्जाम हो बिजली नहीं आती थी, माँ बीमार हो पंखा नहीं चलता था, सास भी कभी बहू हो टीवी सीरियल चलता था, टीवी देखने को नहीं मिलता था। दूरदर्शन दावा करता था कि हमारा नेटवर्क इतना लंबा है, लेकिन लोगों के पास बिजली नहीं थी, दूरदर्शन के डिब्बे पड़े हुए थे, कोई उपयोग नहीं करता था। आज गुजरात में 24/7 365 डेज बिजली है। इसको विकास मानते हैं क्या? मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आपकी मर्जी। दूसरा, गुजरात एग्रीकल्चर ग्रोथ में, गुजरात को कभी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर स्टेट नहीं माना गया। हम तो रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, वही हमारी जिंदगी है, बालू के ढेर है हमारे आसपास। 10 साल में पानी पर इतना बड़ा गजब काम हुआ है गुजरात में, जो हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन ने हमको अवार्ड दिए है। पानी पर इतना काम हुआ है
10 साल का अगर टोटल लगाया जाए और उसकी एवरेज निकाली जाए, हिंदुस्तान में एक भी स्टेट नहीं है जिसकी 10 साल की एवरेज 10+ एग्रीकल्चर ग्रोथ की है। जो गुजरात माइनस ग्रोथ वाला था, हिंदुस्तान की सरकार 2% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर पाती है। क्या इसको आप विकास मानोगे कि नहीं मानोगे? मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारे राहुल भैया को कुछ चिट्ठी पकड़ा देता है, फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो एक दिन बोल दिया कि 1 में से 2 बच्चे भूखे होते हैं। जी। अब ये इनके जवाब में क्या दो? 1 में से 2 बच्चे भूखे होते ही कहाँ से लाए? नहीं लेकिन अब ये इनका ये लेवल है और इसमें हमारा टाइम खराब होता है। लेकिन जैसे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरे हिंदुस्तान का ग्रोथ 19% है, 19%। गुजरात का मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ 85% है। रोजगार, भारत, मैं सारे आंकड़े भारत सरकार के बोलता हूँ, मेरे नहीं बोल रहा हूँ जी। भारत सरकार कहती है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा गुजरात में जो रोजगार मिले हैं, पूरे देश में जो टोटल रोजगार मिले हैं, उसमें गुजरात में 57% अकेले गुजरात ने दिए, 43% पूरे हिंदुस्तान ने दिए। बेरोजगारी दर 1% योजना आयोग का मानना। और योजना आयोग कहता है पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम बेरोजगारी कहीं है तो उस राज्य का नाम गुजरात है। अब मैं आज भी 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार आपके दूरदर्शन को कहता हूं, गुजरात ने जो प्रगति की है उसकी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मत दो, नरेंद्र मोदी की सरकार को मत दो, 6 करोड़ गुजरातियों को दो, मैं भी देता हूं, कम से कम आप भी दो, लेकिन ईमानदारी से इतना स्वीकार करो, गुजरात बहुत बदला है, गुजरात बहुत आगे निकला है और गुजरात देश को आगे ले जाने का रास्ता भी दिखा सकता है। फिर तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने उम्मीदें जो बढ़ा दी हैं, वो अब तक ऐसा माना जाता था बीजेपी बनियों की अपर कास्ट की पार्टी है। अब जब उम्मीदें बढ़ी हैं, देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली लोग कहते थे कि भाई ये एक तरफ रहेंगे और इनका यही भविष्य है, इस तरह की चीज, क्या उनको कुछ मिलेगा? क्या आपको लगता है गरीब आदमी को अगर मोदी जी केंद्र में आते हैं तो वास्तव में उसको लगेगा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आया? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हमारे पॉलिटिकल पंडितों की घिसी पीटी टर्मिनोलॉजी है जो वो बदलने को तैयार नहीं है। जब जनसंघ का जमाना था तो इन्होंने ये कहा कि ये तो अपर कास्ट की पार्टी है, फिर उन्होंने थप्पा लगाया ये शहरी पार्टी है, फिर उन्होंने थप्पा लगाया ये तो हिंदी भाषी पार्टी है, काउ बेल्ट से आती है। रियलिटी देखिए, आज संसद में बीजेपी के सबसे ज्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड के किसान एमपी है। आज सबसे ज्यादा दलित एमपी बीजेपी के चुन के आते हैं, दलित एमएलए बीजेपी के चुन करके आते हैं। आज देश में ट्राइबल के सबसे ज्यादा लोग बीजेपी के चुन करके आते हैं। नॉर्थ की बात करते हैं, आप देखिए गोवा में बीजेपी की सरकार है, वो हिंदी बेल्ट नहीं है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, रही है, हिंदी बेल्ट नहीं है। गुजरात में तो हमारा जबरदस्त अड़ंगा है, कोई हिला नहीं पा रहा है, 25-30 साल हो गए, ये हिंदी बेल्ट नहीं है। हम उड़ीसा के अंदर पार्टनर थे, हम आंध्र के अंदर पार्टनर रहे हैं, फिर भी एक झूठ चलता रहता है, चलता ही रहता है। और इसलिए अच्छा होगा कि कोई समझदार लोग, अब है पुराने आपके विचार हैं, इतना गंद फैलाएगा उसको वापस निकलना नहीं, किसी और को तो करने दो, आप हट जाओ, आप इन विषयों को छोड़ दो। आप अपने विचार नहीं बदल सकते, ठीक हो, बहुत 50 विषय लिखो ना, लेकिन ये झूठी घिसी पीटी चर्चाएं करके आप अपने स्तर को भी गिराते हो और राजनीतिक स्तर को भी गिराते हो, समाज विज्ञान को भी नुकसान करते हो। अच्छा होगा अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हो, आप देखिए कांग्रेस पार्टी शेड्यूल का है, शेड्यूल टाइप पे एक सीट नहीं जीत पा रही, माइनॉरिटी की सीट नहीं जीत पा रही है कांग्रेस, यह हाल है उनका। और इसलिए आप इस प्रकार से करें तो आधार के पर करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि मीडिया और खास करके न्यूज ट्रेडर, नॉट ऑल द मीडिया, न्यूज ट्रेडर को क्या है, उनको गर्मा गर्म मसाले में इंटरेस्ट है। इसलिए पूरे चुनाव में गंभीर बहस की तरफ हम देश को नहीं ले जा पा रहे हैं।
मैं एक बात जरूर यहाँ से, जब मैं उम्मीदों की बात करता हूँ तो कश्मीर को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो तो क्लियर हो गई। लेकिन मीरवाइज उमर फारूक जो अलगाववादी नेता, उन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया था कि भाई मोदी जी अगर आते हैं तो कश्मीर में एक उम्मीद बंधेगी, होप होगी। तो ऐसी क्या होप होगी कश्मीर को लेकर के? कोई नई पहल हो सकती है क्या? मैं बताता हूँ, मैं कश्मीर के बच्चों से मुझे बातचीत करने का बहुत अवसर मिला है। इतना ही नहीं, जब मैं, क्योंकि मैं बहुत सालों तक कश्मीर में रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पूरे नॉर्थ बेल्ट में मैं सालों तक वहीं काम करता था, तो मैं उसके चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। आतंकवाद उसकी उफान पर था, तब भी मैं कश्मीर में बहुत लगातार दौरा करता था। मैं कश्मीर यूथ से बहुत बातें करता था, बहुत मिलता था उनसे। एक बार मैंने गवर्नर साहब की मदद से मैं जेल भी गया था और हार्डकोर टेररिस्टों के साथ बैठा श्रीनगर में और जम्मू की। हार्डकोर टेररिस्टों के साथ बैठा था। उनको समझने की मैंने कोशिश की थी। वो कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं था, ये बात भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैं सोचता था कि आखिर के इन बच्चों के मन में क्या है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने देखा कि देश आज़ाद होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में जिस प्रकार से मरहम लगाया, उन्होंने जमहूरियत की बात कही, इंसानियत की बात की, कश्मीरियत की बात की। इन तीन चीज़ों ने कश्मीर की दिल को छीन लिया। और जब भी मैं उनको मिला हूँ, वो कहते हैं साहब, अटल जी के जाने के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है, उस बात को कोई आगे ले जाए। और मैं मानता हूँ उनको भरोसा है कि शायद अटल जी की जो सोच है, भाजपा की वो सोच है, आने वाली सरकार की भी वही सोच रहेगी। तो एक आशा बंधना अच्छी चीज़ है। और हम लोगों का दायित्व बनता है कि सब बुरे लोग नहीं हैं जी, वहाँ भी इतने अच्छे लोग हैं, नौजवान इतने अच्छे लोग हैं। अभी मैं कोटा गया था, कोटा में मैं कुछ बच्चियों को मिला था, श्रीनगर से पढ़ने के लिए बेचारी कोटा में आकर रहती है। मेरा मन करता है अमृतसर जैसा कोई बड़ा सेंटर बने जहाँ कश्मीर की बच्चियां भी आकर के वहाँ, क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको आगे जाना है। इस देश में जिसको कुछ करना है उनको अवसर मिलना चाहिए। पर कश्मीर पे अगर आप पहल की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर पाकिस्तान आ जाता है जाहिर तौर पर। और पाकिस्तान की जब बात होती है, वहां पाकिस्तान को जिस तरह से लोग या फिर बीजेपी की बात करें, बहुत ज्यादा बीजेपी ने उत्साह नहीं दिखाया था पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ घटनाएं इस तरह की, मुंबई का हमला हुआ, उसके बाद सीमा पर जिस तरह का तनाव हुआ। तो आप क्या पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है, क्योंकि अब्दुल बासित साहब ने अभी बयान दिया वहां के हाई कमिश्नर, उन्होंने कहा कि भाई आपने जिस तरह से कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उससे वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम जो टॉक्स हैं पाकिस्तान के साथ, वो फिर से शुरू हो पाएगी भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ। अभी भी मैं मानता हूँ कि हमारा समस्याओं की जड़ ज़्यादा दिल्ली में है। अगर दिल्ली में मजबूत सरकार है तो सब हमसे दोस्ती करेंगे भाई, सब हमसे अच्छा सफर कर। मुसीबत हम भी कहें ना, वो है मजबूत कैसे है? ज्यादा हथियार लेकर या फिर? नहीं, देखिए अब जमाना चला गया हथियारों का, बम बंदूक पिस्तौल का जमाना चला गया। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से चलते हैं, नॉलेज ट्रांसफर से चलते हैं, ट्रेड ट्रांसफर से चलते हैं। विश्व बदल चुका है जी, पूरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कैरेक्टर बदल चुका है। लेकिन हम अभी घिसे पीटे पड़े हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। आज तो दो देश मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम कितना इंपोर्ट करोगे, कितना एक्सपोर्ट करोगे। 80% बात 80% बात इसी पर चलती है। आज अगर भारत समर्थ होता है, भारत की इकोनॉमी एकदम से तेज तर्रार हो जाती है, भारत के नौजवान की बुद्धि शक्ति का भरपूर उपयोग होता है, तो दुनिया का कौन देश हमारे साथ नहीं आएगा। पाकिस्तान भी कहेगा कि भाई आपके बच्चे इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, जरा हमारे पाकिस्तान में भी कुछ करो ना। अब देखिए दुनिया बदल चुकी है, उस पर सोचिए। और मैंने साफ कहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आंख दिखा करके दुनिया से नाता नहीं जुड़ता है, न कोई आंख दिखा करके हमसे जुड़ सकता है, न हम आंख दिखा करके किसी से जुड़ सकते हैं। आंख झुका कर भी नहीं जिया नहीं सकता। और 125 करोड़ का देश कब तक आंख झुका करके जिएगा। पर अगर और सीमा इसलिए पे हमारा कहना यह है, आंख झुका कर भी मत जियो, आंख दिखा कर भी जीने के सपने मत देखो। हमारी कोशिश होनी चाहिए आंख मिला करके देखो।
आंख से आंख मिला करके देखो, आप में इतना हौसला होना चाहिए। और 125 करोड़ देशवासियों का अगर आपके पीछे बल है और दुनिया की एक महाशक्ति बनने की संभावना पड़ी है, तो उस भारत को डरे मरे घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है। पर सीमा पर अगर फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो नहीं चाहता कि भाई इस तरह के संबंध अच्छे हों। उनको समझ आ जाएगा कि सरकार के समय क्या व्यवहार करना है, तो पता चल जाएगा। अच्छा मोदी जी, कुछ एक बार फिर थोड़े से राजनीतिक मसलों पर आता हूं। आपने उन पर हमला किया है, लेकिन बहुत से देश के लोगों को लगता है कि कई मसलों पर आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन कई मसलों पर आपकी चुप्पी भी बड़ी खलती है लोगों को। एक उदाहरण दे दूं, आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी उसमें जुड़े रहे, लेकिन क्रिकेट पे इतना बड़ा कलंक लगा, इसमें ये बात हुई कि क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, लोगों ने कहा क्रिकेट को साफ करने की जरूरत है। आपकी ओर से कोई बयान नहीं आया, कोई आपने नहीं, दो अलग चीजें हैं। अगर प्रधानमंत्री का मौन रहने का मेरा विषय है, तो प्रधानमंत्री जिस काम को देख रहे हैं उसी के संबंध में प्रधानमंत्री ने, मैंने कभी ये नहीं पूछा क्रिकेट के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, बोलो, पूछा है क्या? अगर मैंने ये पूछा तो मुझे जवाब देना चाहिए। इसलिए हमने कभी प्रधानमंत्री के उन विषयों पर घसीटने के लिए नहीं, जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ हम उसी के संबंध में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैं जनता को जवाब दे हूँ। गुजरात सरकार से संबंधित कोई भी बात है मैं जवाब दे हूँ। क्रिकेट में भी अगर गुजरात में कोई घटना घटी है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन काजी दुबले क्यों, सारे गांव की फिक्र, ये मेरा कैरेक्टर नहीं। पर राष्ट्रीय एक बात हो गई थी, एक मुद्दा राष्ट्रीय बन गया था, लोगों ने कहा क्रिकेट में इस तरह की चीज हो रही है। आप क्योंकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे, तमाम एसोसिएशन अपनी बात रख रही थी, तो मोदी जी को भी कहना चाहिए था कि भाई क्रिकेट की सफाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन जो फोरम है उस फोरम में मैंने सब बताया। मैं डिसिप्लिन में विश्वास करता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करता हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन का भी इंटरनल मैकेनिज्म है, वहां मैंने अपनी बात बड़े दम से रखी हुई है। आपने रखी है बात, बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई में आए, ऐसा केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश आया, उस पर भी आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि नहीं आना चाहिए, उस पर भी मोदी जी क्या सोचते हैं, लोगों को कुछ? नहीं, हम लोगों ने ये कहा कि इस विषय को सभी दलों ने मिल करके बैठ करके, इलेक्शन कमीशन सबने मिल करके चर्चा करके उसमें से चीजों को निकालना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें हम ओपन है, हमारी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने केंद्र और राज्य सरकारों के अच्छे संबंध की बात की, कहा कि आप मुख्यमंत्री एक टीम की तरह काम करना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे और उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, एक महत्वपूर्ण मसला था, आप बायकॉट कर गए, आप आए नहीं। जब आप मुख्यमंत्री होके आपने सहयोग नहीं किया, फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी देश भी इस तरह से? बायकॉट शब्द मतलब आप उसमें शामिल नहीं हुए, तो बायकॉट नहीं कहूंगा अगर मैं, पर आप शामिल नहीं हुए उसमें। मर्यादा तोड़िए मत। मैं एक भारत के संविधान से बंधा हुआ इंसान हूँ, और ऐसी भाषा, ऐसा प्रयोग नरेंद्र मोदी सोच ही नहीं सकता। पर आप शामिल नहीं हुए उसमें। पहली बात सोच ही नहीं सकता। दूसरी बात है, वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग नहीं, आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा फोरम है जिसमें 1200-1500 लोग इकट्ठे होते हैं और दो मिनट भाषण करते हैं, और उसमें मेरी पार्टी के लोग गए थे। उसमें कोई मुख्यमंत्री एजेंट नहीं होता है, कई मुख्यमंत्री नहीं आए थे। दूसरी बात है, वहां क्या निकाला है जरा लाओ पहले एक बार, देश को क्या मिला, चर्चा ये होनी चाहिए। मैं चाहता दूरदर्शन में इतना दम होना चाहिए था, उस मीटिंग से देश की एकता को बल मिले। ऐसा कौन सा काम करके निकले आप लोग, जवाब वो देना चाहिए। और लोग नहीं आए तो जितने नहीं आए उन सब की चर्चा करो। इस प्रकार के गंदे आरोप लगाना शोभा नहीं देता, और दूरदर्शन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हाँ, व्यस्तता ही रहती है। अच्छा, उन्होंने वो मीटिंग, मेरी डिटेल मेरी जानकारी, शायद 4-6 दिन के अंदर अंदर बुला ली थी। बहुत जल्दी बुलाई और पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए कही थी। तो ये तरीके, इतने बड़े फोरम का उपयोग, देश की एकता की चर्चाएं ऐसे चलते चलते नहीं होती। और ऐसे 1200-1500 सारे दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके आप करोगे तो कुछ नहीं होता है। कॉन्क्रीट सीरियस मीटिंग ये होनी चाहिए होती है, कुछ वो उन्होंने खो दिया है। कुछ आखिरी फटाफट सवाल जल्दी से करना चाहूंगा। आप आरएसएस के प्रचार रख रहे हैं, पूरे देश भर में आपने भ्रमण किया, इस बार आप करीब करीब 400 जिलों तक पहुंच गए हैं, रोज 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आपको लगता है पूरे देश में एक कोई मॉडल या एक कोई चीज हो सकती है जो आप करना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनके, कि आपको लगता है कि भाई ये मेरे दिल के करीब है, ये देश के लिए करना, और साथ साथ ये भी कि क्या कोई एक मॉडल पूरे देश के लिए हो सकता है?
देखिए भाई, मैं शायद हिंदुस्तान में मैं अकेला राजनेता ऐसा हूं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कोई हो तो मुझे मालूम नहीं, जो पिछले 40 वर्ष एक परिव्राजक की तरह जी। भ्रमण कर रहा है। हिंदुस्तान में 400 से अधिक जिलों में कोई इंसान गया हो, रात रुका हो, उन जिले के लोगों से बातें की हो, ऐसा शायद ही आपको कोई राजनेता मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। ये चुनाव के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं है, मैंने इतना भ्रमण किया है। मैं महीनों तक रात को ट्रेन में सोने वाला इंसान रहा हूँ, सुबह उठना, काम करना, रात को फिर ट्रेन में सोना। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूँ, आज भी मजदूर की तरह ही मुख्यमंत्री का काम करता हूँ, आज भी मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का काम दिया है उम्मीदवार का, वो भी मैं मजदूर की तरह ही करता हूँ। और आगे वाले दिनों में भी जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है। और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। मुझे आनंद होगा। यानी उसके बाद हो सकता है एक फिल्म बनाए जो कि बनती रहती है, हीरो नंबर 1, ये तो मजदूर नंबर 1, जिसमें क्लब वालों तो नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी रोजी रोटी मेरे नहीं चलेगी। जी। आपने गर्वित गुजरात का नारा दिया था और वो लोगों को अपील किया, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये नारा एक लोगों के दिलों को छुआ और गुजरात में एक तरह की एक माहौल बदला। क्या देश के लिए भी कोई ऐसा शब्द आप तलाशे की? नारों से देश नहीं चलते हाँ, हैं, हाँ। न ही नारों से गुजरात चला है। हमारे एक्शन इन सबको जोड़ करके ही हम एक माहौल बनता है। लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। सिर्फ नारे दे देने से, वंदे मातरम सिर्फ नारा नहीं था, वंदे मातरम एक श्रद्धा थी। और उसी वंदे मातरम के नाते लाखों नौजवान बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाते। और इसलिए उसको नारा कहेंगे तो उस भावना का अपमान होगा। वो नारा नहीं था, ऊर्जा थी, देश की ऊर्जा थी। वंदे मातरम प्रेरणा थी। और इसलिए, और वो एक तपी तपाई तपस्या से निकला हुआ भाव था, एक पूरा भाव विश्व था। और इसलिए शब्दों का बंधन, इसके आधार पर समाज जीवन नहीं चलता है। कौन बोल रहा है, किस समय बोला है, जमीन बराबर तैयार है कि नहीं है, तब तो वृक्ष बनता है। ऐसे ही फेंकते चलो जाओगे, आज ये नारा कल दूसरा, एक आज चल पड़ा। ये नारों से देश नहीं चलता। मैं खुद भी बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए बनारस पे तो एक सवाल बनता है, आप वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बनारस में जब आपका पर्चा दाखिल करने गए, जो आप रोड शो निकला, उसको लेकर देश में अभी भी बहस हो रही है, लोग उसके अर्थ निकाल रहे हैं, क्या उसके मतलब हैं। अमित शाह साहब ने कहा कि ये सुनामी बताता है कि देश में, उत्तर प्रदेश में सुनामी आ गई है, मोदी लहर नहीं है। आपने क्या आकलन किया, क्यों बनारस का व्यक्ति निकला ऐसे इस तरह का? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। सुनामी का अर्थ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने निकाला है कि सुनामी से विनाश होता है। मैं उनके इन शब्दों के लिए उनके मुंह में घी शक्कर, ये हकीकत है, इस सुनामी से विनाश ही होने वाला है। कांग्रेस का विनाश होने वाला है, बुराइयों का विनाश होने वाला है, बैड गवर्नेंस का विनाश होने वाला है, भ्रष्टाचारी परंपराओं का विनाश होने वाला है। जितनी बुराइयां हैं उसके विनाश के लिए ही ये सुनामी आई है। और इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सुनामी विनाश लाती है, पक्का ये दुष्ट शक्तियों के विनाश का ही ये सुनामी है। तो आपने आकलन कैसे किया जो उस दिन के, अब आपने जब तस्वीरें देखी? ऐसा है, आकलन मैं नहीं मानता हूँ किसी को करना पड़े इस स्थिति। नज़ारा देखते ही पता चलता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग अप्लाई नहीं करना पड़ता है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर मैंने बड़ौदा में भी तो नामांकन किया था, उस दिन भी रोड शो हुआ था, लेकिन इस हिंदुस्तान के किसी कांग्रेसी नेता की नींद खराब नहीं हुई थी। बनारस में नींद खराब हो गई। तो प्रॉब्लम वो क्या था वो नहीं है, इनका क्या है वो है। चलिए बहुत एक
छोटे छोटे आखिरी सवाल कि भाई आपने जैसे अभी हाल में कहा, बनारस की जिक्र चला, आपने कहा कि भाई जब हीटेड एक्सचेंज होते हैं इलेक्शंस में तो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, आरोप लग जाते हैं। तो आपने अरविंद केजरीवाल साहब आपके खिलाफ लड़ गए, आपने एक बार उनको कहा जम्मू में जाके कि वो पाकिस्तान के एजेंट है, वो भी एक हीटेड एक्सचेंज में निकली बात थी या फिर आप मेरे शब्द ढूंढ के निकालिए। मीडिया में इस तरह का आया सारा कि AK-49 मीडिया में आप लोग हैं ना, आप जी लोग हैं ना, जी मेरे आपके पास क्लिपिंग है, बिल्कुल पूरा निकाल दिए। आपने नहीं कहा मैं क्यों बचाव करूं अपना, लेकिन आप लोगों को जिम्मेवारी है क्या? मैंने तो उसके बाद एक शब्द बोला नहीं। जी जी मैंने क्या कहा कि ये जो हो रहा है उससे पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, मेरा सवाल है। AK-47, AK-49 एंड हमारे एंटोनी, तीन को पाकिस्तान क्यों ना? मैंने कहा आप पार्टी के नेता वकील हैं बड़े, उन्होंने जो यहाँ भाषा बोली, पाकिस्तान में मिठाई बांटी गई, ये क्या है? मेरे सवाल है। और जो एजेंट शब्द जिससे जुड़ा है वो प्लेबिसाइड की जिन्होंने बात की उसके संबंध में, उनके संबंध में जुड़ा, इसलिए हाँ आपने फायदा उठाया, ठीक है, न्यूज ट्रेडर को अपना काम है, और मैं इससे परेशान नहीं हूँ, जरा भी परेशान नहीं। एक चलते चलते एक आखिरी चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कहते हैं कि मोदी जी को पंच बहुत पसंद है, पॉलिटिकल पंच मारते हैं, वो चुनाव में पंच मारते हैं। आपके एक मित्र से मुझे पता चला आपको जो आइसक्रीम पसंद है वो भी पाइनएप्पल पंच है, उसमें भी पंच आप ढूंढ लिया आपने। देखिए पहली बात है कि मैं पिछले 14 साल से रोज इतनी मेरी पिटाई होती है, रोज मैंने इतने पंच खाए हैं जी, और इसलिए शायद हिंदुस्तान की राजनीति में इतना जुल्म न्यूज ट्रेडर्स के द्वारा झूठ फैलाने वालों को कभी नहीं हुआ होगा। मैं हैरान हूं, मैं गुजरात जो दूरदर्शन को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, उस दूरदर्शन ने मुख्यमंत्री को ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और यही लोग, आपकी ये सारी टोली ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। उसके बाद भी इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी मेरे इतने काम में भी आपको 1 घंटा भी दे रहा हूँ, जस्ट उसके अलावा आपके बहुत ये तौर तरीके हैं क्या लोकतंत्र? ये तौर तरीके हैं क्या? दूरदर्शन जो कि हिंदुस्तान की जनता के पैसों से चलता है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को ब्लैकआउट करते हैं, उसके बाद भी एक शब्द बोला नहीं। पर सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं। मैं एक चीज नोट करी कि सोशल मीडिया पे बड़े नेता, उनके फॉलोअर तो लाखों होते हैं लेकिन वो नहीं फॉलो करते। मैं देख रहा आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत पहली बात है। सोशल मीडिया मैं नहीं चलाता हूँ, वो समाज के लोग चलाते हैं, नौजवान चलाते हैं, उनको पसंद आता है वो अपना उस दिशा में ले जाते हैं, पसंद नहीं आए दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है देश की युवा जनरेशन से जुड़ना, युवा जनरेशन को समझना, उनके मन को समझने के लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नाते कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया ताकत है। मैं अपनी बात ज्यादा बताने के लिए उसका उपयोग कम करता हूँ, औरों की सुनने के लिए उसका उपयोग मैं बहुत करता हूँ। इसलिए आप फॉलो करते हैं 1000 लोगों को? बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि मैं अगर जब किसी को फॉलो करता हूँ तो मुझे कोई उसकी पूरी बायोग्राफी मालूम नहीं होती है, उसकी जन्मपत्री मालूम नहीं होती है। एक आध ऐसा नाम आ जाए और मेरा फॉलो मैं चला जाऊं तो मुझ पे गालियां पड़ती, मैं हैरान हूं। अगर मान लीजिए कोई एक बुरा व्यक्ति भी है, और मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं जुड़ गया, उससे जुड़ गया, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ भाई। मुझे बुरे व्यक्ति के भी विचार तो सुनने पड़ेंगे ना भाई, क्या सोचता है वो। लेकिन हमारे तो, मुझे याद है किसी के, मेरा फॉलोअर था, क्या मेरे पर इतनी गालियां पड़ी, ऐसे आदमी को मोदी फॉलो करते हैं, मुद्दा उसको मैं फॉलो करना। अरे भाई वो भी एक इंसान है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके दुख दर्द है, कुछ कहता है तो मैं समझू तो सही। इतनी अगर हम उदारता नहीं बरतेंगे तो भैया सोशल मीडिया को भी हम तबाह कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको शुभकामनाएं देने चाहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया।